नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा दमखम दिखा रही है। इसी सिलसिले में बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोहतक जिले के कलानौर में बसाना गांव पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रेणु डाबला के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। साथ ही सीएम धामी ने प्रत्याशी के लिए जनता से वोट की अपील भी की और जनता को सरकार की उपलब्धियों से भी रूबरू करवाया। दस वर्षों के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा के अंदर चलने वाली डबल इंजन की सरकार ने अनेक काम हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए किए, हरियाणा के चहुमुखी विकास के लिए किए। पिछले 10 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो इन 10 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। अनेक योजनाओं के जरिए गरीब किसान और मजदूर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम हरियाणा की सरकार ने किया है। अगर हम सड़कों की बात करें तो 2014 से पहले जब लोग पूछते हैं कि 10 सालों में हरियाणा किस प्रकार से विकास की ओर आगे बढ़ा, तो भाइयों बहनों तो याद आता है कि हरियाणा के अंदर सड़क का क्षेत्र हो, रेल का क्षेत्र हो, हवाई अड्डे हो, अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, या फिर पेयजल की जो बड़ी समस्या होती थी, उन पेयजल की बड़ी समस्याओं में भी अभूतपूर्व रूप से हरियाणा के अंदर काम हुआ है। आज 100% शुद्ध जल घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। आपके क्षेत्र में भी करोड़ों करोड़ों की योजनाएं, सड़कों के क्षेत्र में बड़ी सड़क योजनाओं का निर्माण हुआ है। और हरियाणा की डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 24 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त गैस के कनेक्शन देने के साथ ही प्रदेश के 50 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का काम किया है। इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश के लगभग 1.5 लाख युवाओं को, युवा नौजवानों को, गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को रोजगार देने का काम हुआ है। और वो रोजगार पर्ची और खर्ची सिस्टम को दरकिनार करते हुए दिया गया है। 5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट वितरित करने का भी अभूतपूर्व काम किया है। भाजपा की सरकार ने किसानों के हित में अनेक काम किए हैं। हमेशा से किसान हित हमेशा से भाजपा की कार्यप्रणाली में रहा है, कार्य संस्कृति में रहा है। इसीलिए हरियाणा की सरकार ने किसानों का करोड़ों का कर्ज माफ करने के साथ ही जो प्राकृतिक रूप से आपदाओं के समय में फसलों का नुकसान होता था, उन नुकसान पर भी 12,500 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का काम किया है। यह छोटी राशि नहीं है, बड़ी राशि है जो किसानों के हित में हरियाणा की सरकार ने स्वीकृत किया है। इसके साथ ही आज चुनाव का समय आ गया है। आपके बीच में भी तमाम नेतागण आ रहे होंगे, कांग्रेस के नेता भी आ रहे हैं, सभाओं में भी बोल रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं एमएसपी को लेकर। हमारे संजीव बालियान जी जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, मुजफ्फरनगर क्षेत्र, वो क्षेत्र किसान बाहुल्य क्षेत्र है। हम जानते हैं हरियाणा पूरा किसानों का क्षेत्र है। हरियाणा के किसानों के द्वारा उगाई हुई फसलें आज देश दुनिया के अंदर अपना नाम कर रही हैं। और आज ये एमएसपी को लेकर कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने समय में किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। ये हमारे हरियाणा की डबल इंजन सरकार है जिसने हरियाणा में 24 फसलों पर एमएसपी लागू करने का अभूतपूर्व कार्य किया है और ये कार्य आगे भी बढ़ता रहेगा। इसके साथ ही देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और अनेक ऐसी गरीब कल्याण की योजनाएं जिनके बारे में कभी देश की आजादी के बाद सोचा नहीं गया कि ये योजनाएं भी देश के गरीब लोगों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए ये योजनाएं लागू होनी चाहिए। चाहे वो जनधन योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, गरीब कल्याण अन्न योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, लखपति दीदी हो, ऐसे अनेक योजनाएं आज देश को दी हैं। भाइयों बहनों, ये भाजपा की सरकार है जो हरियाणा की 36 बिरादरियों को साथ में लेकर चलती है
ये भाजपा की सरकार है जो ईमानदारी के साथ जन जन के कल्याण के लिए दिन रात काम करती है। भाइयों बहनों, कोई भेदभाव किसी जाति में नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ आज जो चुनाव के इस मैदान में खड़े हैं वो कौन सी पार्टियां हैं? आप एक बार अगर उनके बारे में ठीक से अपने मन में विचार करेंगे तो आपका सारा जो कोई भी अगर मन में संदेह होगा तो संदेह दूर हो जाएगा। दूसरी तरफ है कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने हमेशा ही भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया है, जातिवाद और परिवारवाद को बढ़ाने का काम किया है। देहरादून में स्वामी राम विश्वविद्यालय और लक्ष्य सोसाइटी की ओर से दिसंबर में इनोवेशन फेस्टिवल का आयोजन किया जाना है। इसी क्रम में एक पोस्ट लॉन्चिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और आयोजकों का मनोबल बढ़ाया। साथ ही उन्होंने स्वामी राम विश्वविद्यालय की ओर से उत्तराखंड इनोवेशन फेस्टिवल कराए जाने की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस समय इनोवेशन की जरूरत है, नए इनोवेशन के जरिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक इनोवेशन फेस्टिवल 2024 करने का निर्णय लिया। एक अच्छा निर्णय है, क्योंकि आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके रोबोटिक इंजीनियरिंग से लेके गेमिंग एनिमेशन से लेके डेटा साइंस से लेके तमाम तरह के जो नई स्ट्रीम्स आई हैं जिनमें भविष्य की पूरी संभावनाएं जो समेटे हुए, और आज उसमें सरकारी नौकरियों के मोह को भी आप नया नौजवान आप देख रहे हैं, छोड़ना उसको होगा और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से आगे बढ़ना पड़ेगा। भारत सरकार की और राज्य सरकार की तमाम पॉलिसी। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अगर सरकार राज्य के विधानसभा में कोई भी कानून पेश करती है तो उसका ड्राफ्ट सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने मांग की है कि संघर्ष समिति के लोगों को वो ड्राफ्ट दिखाया जाए। इसके साथ ही जो लोग राज्य में 30 वर्षों से रह रहे हैं उन्हीं को 250 एकड़ भूमि खरीदने की छूट दी जाए। साथ ही ऐसे परिवारों के केवल एक सदस्य को ही भूमि खरीदने का अधिकार दिया जाए। 200 वर्ग मीटर जमीन आवास के लिए, उसमें भी सिर्फ परिवार में एक व्यक्ति को सुविधा दी जाए, और उद्योगों के नाम पर जो जमीनों की लूट का रास्ता खुला है वो बंद होना चाहिए। उद्योगों में, कारोबार में जो जमीनें हैं उसको, जो काश्तकार है उसमें उसकी भागीदारी होनी चाहिए काश्तकार की, और जिस कारोबारी को वहां पर अपना कारोबार करना है उसकी बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। और जमीन को बेचने के बजाय 10 साल की लीज की व्यवस्था शुरू की जाए। इसके साथ ही साथ हम मांग कर रहे हैं, इस राज्य में भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ है। 1964 में अंतिम बार हुआ था, उसके बाद आज तक नहीं हुआ है। भूमि बंदोबस्त होना चाहिए ताकि हमें पता हो हमारे पास कितनी कृषि भूमि अब बच चुकी है, कितनी हमारे पास सरकारी है, कितनी वन भूमि है, कितनी बंजर भूमि है, इसका भी हमारे पास डेटा होना चाहिए। खबर काशीपुर से है, जहां एआरटीओ विमल पांडे ने ई रिक्शा चालकों के लिए रोड टैक्स में कई सुविधाएं रखी हैं। आज जब एआरटीओ विमल पांडे ने इस विषय में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ई रिक्शा चालकों के लिए कुछ सुविधा मुहैया कराई गई है, जिसमें एक मुश्त टैक्स जमा करने से ई रिक्शा चालकों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि वन टाइम टैक्स जमा केवल 15,000 में किया जाएगा। साथ ही जिस किसी ई रिक्शा चालक का टैक्स छूटा हुआ है उसे उस पर 50% की छूट दी जाएगी, जबकि पहले विभाग की तरफ से 20% छूट दी जाती थी। जो हमारा टैक्सेशन एक्ट है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ नई संशोधन हुए हैं जिसको लेकर के ई रिक्शा वालों को बेनिफिट दिया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि जो ई रिक्शा गाड़ियाँ हैं उनमें टैक्स को 50% रिबेट दी जा रही है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक वेहिकल। तो इस पहले वो 20% थी, 50% होगी। तो साथ ही इन गाड़ियों को वन टाइम टैक्स जमा करने की भी सुविधा है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस जो वन टाइम टैक्स जमा कर रहे हैं और क्योंकि 50% पहले ही टैक्स कमी हो जाती है, साथ ही जो पेनल्टी लग रही है उसको भी 75% तक माफ करने का अधिकार टैक्सेशन ऑफिसर को होता है।
बढ़ते आगे, देहरादून स्थित साइबर थाने के पास डिजिटल अरेस्ट कर खाते साफ करते हुए बहुत से मामले सामने आए हैं, जिससे बचने के लिए सीओ साइबर क्राइम अंकुश मिश्रा ने बताया कि किसी भी अनजान कॉल के आने पर लालच में न आए, अनजान कॉलर की सत्यता की जांच करें, बिना किसी भी तरह की सूचना और दस्तावेज न दें। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले उक्त साइट की वेरिफिकेशन संबंधित कंपनी से करें। शक होने पर तुरंत पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पर शिकायत करें। वित्तीय साइबर अपराध घटित होने पर तुरंत ही 1930 नंबर पर संपर्क करें। उस व्यक्ति की जो साइकोलॉजी है, उसकी जो मनोस्थिति है, वो काफ़ी बिगड़ जाती है। उसके बाद ब्लैकमेलिंग करने के बाद कहा जाता है कि अब आपको हर 15 मिनट में, हर आधे घंटे में अपनी पोजीशन बतानी है। अगर आप खाना खाएंगे तो वो भी आपको व्हाट्सएप पे लिखना है कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि आपको सर्वेलेंस पे रखा गया है, डिजिटल अरेस्ट पे रखा गया है। इस क्रम से बचने के लिए वो व्यक्ति परेशान होकर बोलता है कि मुझे इस चीज़ से पिन छुड़ाना है, मैं बचना चाहता हूँ, तो फिर वो सामने वाले जो अपराधी होते हैं उससे पैसे मांगते हैं, जिसमें लोग लाखों से करोड़ों रुपये गवा दे रहे हैं, जिसमें वो संबंधित पीड़ित है उसको पता ही नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट जो है एक फेक पूरा स्कैम चल रहा है। और जब वो सारे पैसे गवा चुका है, सारे पैसे दे चुका है, तो एंड में वो संबंधित अपराधी कहते हैं कि ठीक है, आप बैंक जाइए या आप किसी फ्रेंड के पास जाइए, वहाँ से लोन लीजिए। उस क्रम में जब किसी व्यक्ति की वहाँ पे किसी और व्यक्ति से बातचीत होगी, तब पता चलता है ऐसे लोगों को कि आपके साथ एक फ्रॉड हो रहा है, एक स्कैम हो रहा है, और जिस व्यक्ति को आप लगातार पैसे दे रहे हैं वो एक्चुअल में स्कैम कर रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल के टिफिन टॉप के जंगल में एक संदिग्ध युवक को वन विभाग की टीम ने गश्त के दौरान पकड़ा गया युवक मुख्य मार्ग छोड़ जबरन जंगल में घूम रहा था। जब वन विभाग के अधिकारियों ने युवक से पूछताछ की तो युवक वन विभाग की टीम को कानून गिनाने लगा। बता दें कि पिछले दिनों हुए भूस्खलन के बाद टिफिन टॉप क्षेत्र आमजन के लिए बंद कर दिया गया था। फिलहाल पुलिस ने युवक को पकड़कर उसका 10,000 का चालान काटकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोई ज्यादा दिक्कत है, चलो थाने में। हमने इनको बताया कि आप प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जा रहे हैं और यहाँ अभी मनाही है और यहाँ पर जंगली जानवरों का भी खतरा है। और पिछले लगभग 1.5 महीने पहले जो यहाँ पर भूस्खलन हुआ था हमारे टिफिन टॉप में, उसके बाद प्रशासन की तरफ से बंद कर दिया गया। तो इनके द्वारा हमसे आइडेंटिटी पूछी गई, आप कौन है। हमारे द्वारा इनको आइडेंटिटी दिखाई गई, उसके बावजूद ये बोलने लगे कि हम नहीं जाएंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। ये इनके द्वारा पुलिस के समकक्ष अपनी गलती स्वीकार की गई है। और रास्ते में पहले ये जब हम इनके बयान ले रहे थे, ये खान तलाशी ले रहे थे, तो ये भाग गए वहाँ से। तो दौड़ते हुए हमारे स्टाफ द्वारा इन्हें पकड़ा गया और पुलिस विभाग के आने के बाद, पुलिस स्टाफ के आने के बाद इन्होंने अपना जो जुर्म है स्वीकारा है और ये चालान भरने को तैयार है। और खबरों में यहाँ हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे गदरपुर से खबर का, जहां आगामी धान खरीद के सीजन को देखते हुए एसडीएम ने और मंडी समिति की प्रभारी आशिमा गोयल ने राइस मिलर, आड़ती और किसानों के साथ चर्चा की। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक प्रदेश अध्यक्ष सलविंदर सिंह कलसी ने बताया कि एसडीएम की मौजूदगी में राइस मिलर मंडी समिति के कर्मचारियों और अधिकारियों समेत किसानों की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें एसडीएम ने कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राइस मिलर की परेशानियों को देखते हुए किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही आगामी धान खरीद में कोई परेशानी ना हो, इस पर भी विभाग अपनी पूरी तैयारी करके रखे। देखो, ये हर साल एक रूटीन मीटिंग होती है, मेरे ख्याल वो सितंबर में हो जाती है हर साल, लेकिन इस बार थोड़ा लेट था। तो कल फिर मैंने मैम को फ़ोन करा, एसडीएम मैम को। मैंने कहा भी इस बार नहीं हो पाई, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें हमारी आपस में राइस मिलर से डिस्कस हो जाती हैं, तो वो प्रैक्टिकल दिक्कत नहीं आती आगे। लगभग समस्या हर साल की वही होती हैं और उन्हीं पर चर्चा हुई आज, किस प्रकार से कब तक। अभी तो मुझे लगता है पोर्टल नहीं खुला जिसमें रजिस्ट्रेशन होने हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। रजिस्ट्रेशन सितंबर से पहले पिछली बार तो इन्होंने कर दिए थे सितंबर में, इस समय तो रजिस्ट्रेशन बचा नहीं था जब कांटे खुलते, फिर उसका वेरिफिकेशन भी होता है। तो वो चीज़ें इस बार कहीं ना कहीं शायद पीछे से दिक्कत है, अभी पोर्टल नहीं खुला है, तो उसके लिए भी हमने कहा। और बाकी जो छोटी छोटी समस्याएँ आड़तियों, कच्ची आड़ती के साथ हमारी आती हैं, या सोसाइटी के कांटे हैं, वहाँ कुछ परेशानियाँ हमें आती हैं। किसी किसान का जो धान है वो कॉमन में तोल दिया जाता है, धान दूसरा होता है ग्रेड ए का, तो वो 20 रुपये का नुकसान होता है उसे। तो इन चीज़ों पर काफ़ी चर्चा हुई है और किसानों को भी आपके माध्यम से मैं कहता हूँ जागरूक हो जाइए थोड़ा। पहले आप चेक कर लीजिए, जब आपका धान तोलता है
और उस समय जो चढ़ाता है वो ग्रेड ए चढ़ा रहा है या कॉमन चढ़ा रहा है, उन चीज़ों पर आप जागरूक होइए और तभी आप लोगों का फ़ायदा होगा, नहीं तो नुकसान होता है। उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों में से एक तुंगनाथ मंदिर में इन दिनों पानी का रिसाव हो रहा है, जिस वजह से मंदिर में काफी नुकसान हो रहा है। इस समस्या को देखते हुए इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है। साथ ही पानी के रिसाव को रोकने के लिए कई एजेंसियों को इसमें लगाया गया है। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने बताया कि इसके लिए सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों को पत्र लिखा गया था, जिसके बाद से वैज्ञानिक इस पर कार्य कर रहे हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। इस पर कार्य करने के लिए CBRI रुड़की और जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो इसे ठीक करने का कार्य भी करेगी और इसके कारणों का पता भी लगाएगी। देखिए, तुंगनाथ मंदिर विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिवालय है और उसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी है। कुछ हमारे संज्ञान में आया था कि वहाँ पर जो सभा मंडप है उसमें जो उसकी स्लेट है छत की वो थोड़ा ढीली हो रही है, उसके कारण पानी का लीकेज हो रहा है। और उसके अलावा सभा मंडप के जो पत्थर हैं कुछ उनमें थोड़ा भूधसाव के कारण से उनमें डिस्टरबेंस भी हो रहा है। तो गत वर्ष मैंने इसके लिए जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनके महानिदेशकों को पत्र लिखा था और उनको इसका अध्ययन करने के लिए कहा था। तो उनकी जो टीमें थी साइंटिस्टों के, उनके जो विशेषज्ञ थे वो वहाँ पर गए, अलग अलग टीमें उनकी गई थी और उन्होंने वहाँ पर विस्तृत रूप से अध्ययन किया। उसके पश्चात उन्होंने हमको अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं किस प्रकार से वहाँ पर हम कार्य कर सकें। उत्तराखंड सरकार के खिलाफ विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। नैनीताल के हल्द्वानी में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर बीजेपी की डबल इंजन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि प्रदेश में महिला अपराध बढ़ रहा है और अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। अधिकारी न तो जनता की सुनते हैं और न ही जनप्रतिनिधियों की। ये रिपोर्ट देखिए। सरकारें आती है जाती हैं, हमारी सरकार आएगी हम बताएंगे। नैनीताल के हल्द्वानी से कांग्रेस के विधायक सुमित हृदेश का बयान आरोप है या फिर अधिकारियों को धमकी, कहना मुश्किल है, लेकिन आरोप बड़ा गंभीर है। हल्द्वानी में आयोजित कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस के विधायक सुमित हृदेश का आरोप है कि नैनीताल में ऐसे अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है जो जनता के साथ बदतमीजी करते हैं, जनप्रतिनिधियों की बातें नहीं सुनते हैं। जनता का आक्रोश है, ये जो परेशानियां हैं जनता की परेशानियां हैं जिनको हम लेकर यहाँ पे आए हैं। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण, बलात्कारियों को संरक्षण, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और गरीब आदमी की जो आय है वो गिरती जा रही है। महंगाई फोड़ के हर घर में परेशानी का मार दे रही है। और क्या राज्य की सरकार कर रही है? इन अधिकारियों को, ऐसे बदतमीज अधिकारियों को यहाँ पे रखा हुआ है जो फरियादियों के साथ बदतमीजी करते हैं। अरे आप IAS होंगे, PCS होंगे, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है पब्लिक सर्वेंट, जनता के नौकर हैं आप। किस अड़ में, किस ऐसे अड़ियल रवैये के साथ, किस देश से आप बात कर रहे हैं? ऐसा किसका संरक्षण है? ऐसे अधिकारी को भी मैं कहना चाहता हूँ, ये सरकारें आती है जाती हैं, हमारी सरकार आएगी हम बताएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार में केवल भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अधिकारियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह गुंजवाल का कहना है कि यह रैली बीजेपी के खिलाफ जन आक्रोश है। आज जनता पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है। प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार की नीतियों से परेशान हो चुकी है, इसलिए आज यहाँ जनता बीजेपी के खिलाफ एकजुट होती दिखाई दे रही है। जैसा आप सबको मालूम है, प्रदेश की आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो हालत है, जो उसने प्रदेश जो तमाम चीजों में नीचे धकेल दिया है, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चरम पर है प्रदेश के अंदर, बहुत बड़ी लूट हो गई है। हमारे जिलाधिकारी कार्यालयों को कलेक्शन ऑफिस बना दिया है और दूसरा हमारे युवाओं को बेरोजगारी से रोजगार पा रहा है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। महंगाई आसमान पर है, महिलाओं पर लगातार उत्पीड़न हो रहा है। अंकिता भट्टाचार्य हत्याकांड से लेकर के तमाम महिलाओं के साथ सामने आए और इसमें भारतीय जनता पार्टी के
इस जन आक्रोश रैली में शामिल उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि प्रदेश में तेजी से महिला अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, बेरोजगारी से युवा परेशान है, महंगाई से प्रदेश की जनता त्रस्त है। कई जिलों के अधिकारी के पास जब जनता जाती है तो उनकी बातें नहीं सुनी जाती। शासन में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़ रहे हैं और जो जनप्रतिनिधि है उनके साथ अन्याय हो रहा है। हारे हुए लोगों को लेकर प्रशासन के लोग कैंप लगा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं और जो जीते हुए प्रतिनिधि है उनकी अनदेखी हो रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम चाहते हैं कि जनता को राहत मिले, महंगाई से बेरोजगारी खत्म हो, महिलाओं के ऊपर अपराध कम हो, जनप्रतिनिधि के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन हो और अधिकारी और कर्मचारी अपने हद में रहें और जनता की सेवा का रूप में काम करें। हल्द्वानी में सड़क पर उतरे कांग्रेसियों का कहना है कि आपदा से पूरा प्रदेश त्रस्त है। बीजेपी सरकार की अनदेखी की वजह से हल्द्वानी में नेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। विकास कार्यों के नाम पर किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, गरीबों के मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं। कांग्रेस के कुछ सवाल है जिसका जवाब सरकार के पास नहीं है। लगातार कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है, कानून का राज अब रहा नहीं, अपराधी बेखौफ हो चुका है। लगातार हमारी महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ते जा रहा है, डर और भय का माहौल महिलाओं में है, घर से निकलना दूभर हो गया है, भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं और जिस तरह से आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है उसी तरह से नैनीताल का बल्दिया नाला हो, चाहे रक्षा नाला हल्द्वानी का हो, चाहे कलशा नाला हो, ये पूरा क्षेत्र के लोग प्रभावित हो चुके हैं, घर टूट रहे हैं। अतिक्रमण के नाम पर जो छोटे मझोले लोग हैं उनके घरों को तोड़ा जा रहा है और रिंग रोड के नाम पर जो किसान हैं हल्द्वानी के उनकी जमीनों का जबरन छीना जा रहा है। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम है आज वो धूल फेंक रहा है, आज वहाँ पर कोई खेल नहीं हो रहे हैं। आपके जो गलत जन विरोधी नीतियाँ हैं, जो आपके कारनामे हैं, जो आपका भ्रष्टाचार है, जो आपकी ध्वस्त होती कानून व्यवस्था है, अगर आपने इस पर अंकुश नहीं लगाया और आप मनमर्जी करते रहे तो ये प्रदेश किसी भी प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप नई बात नहीं है और देवभूमि में अगर कहीं अपराध हो रहा है तो जरूरी है कि अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि प्रदेश में हर एक साल लाखों लोग दूसरे प्रदेशों से यहाँ आते हैं। हल्द्वानी से HN 24/7 के लिए पंकज सक्सेना के साथ देहरादून से अरुण सैनी की रिपोर्ट। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप बने रहिए HN 24/7 के साथ, जुनून सच दिखाने का।